तो ये जो वायरस है उसके सबसे जेनोमिक मटेरियल होते हैं। वायरस में सबसे फर्स्ट वन क्या होता है, जेनोमिक मटेरियल, आइदर डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होगा। डीएनए या आरएनए सिंगल डबल स्टैंडर्ड दोनों में से किसी स्टैंडर्ड में प्रेजेंट हो सकता है सर, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन जान लिया। अब जो भी न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर ऐसा आप देखो, ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बारे में आगे और पढ़ना है, इसलिए समझते चलो। ये जो चारों ओर जो इस प्रकार की आपको दिख रही है कवरिंग, इसको बोलते हैं, ये प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है, ये इसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोला जाता है, कैप्सिड। अब क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर कैप्सिड है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा सर, इसको बोला जाएगा न्यूक्लियो कैप्सिड। क्या, न्यूक्लियो कैप्सिड। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर, उसके चारों ओर जो है वो कैप्सिड बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, इस न्यूक्लियोकैप्सिड के ऊपर इस प्रकार से प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन के बना हुआ होता है, इस प्रकार के जो है वो प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है चारों ओर। न्यूक्लिक कैप्सिड के चारों ओर जो है इस प्रकार का कैप्सिड बना हुआ होता है, ये होता है प्रोटीन का। इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है कैप्सोमर्स। क्या बोला जाता है इसको, कैप्सोमस। ए यूजुअली सभी वायरस में ऐसा प्रेजेंट होगा। क्या बोलेंगे इसको, इट इज अ कैप्सोमस, कैप्सोमस विच इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन मटेरियल। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट वन कंप्लीट हो गया। सेकेंड वन पार्ट जो इसका स्टार्ट होता है वो होता है बाहर का। ये इस प्रकार के जो आपको कवरिंग दिख रहा है, ऐसा ऑलमोस्ट वायरस 80% वायरस में जो है वो कवरिंग होता है। इस कवरिंग को बोलते हैं इनवेलप। क्या बोलते हैं सर, इनवेलप। और ये इनवेलप जो है वो क्या करता है, जो अंदर के न्यूक्लियोकैप्सिड है उसको प्रोटेक्ट करता है। कुछ वायरस में इनवेलप नहीं प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं नेक्ड वायरस। उनको क्या बोला जाता है, नेक्ड। नेक्ड मतलब नंगा होता है ना, कपड़ा नहीं पहनो, नेक्ड आदमी है, तो उनको नेक्ड वायरस बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट वायरस में जो है कवरिंग प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग इनवेलप कहते हैं। और इनवेलप के ऊपर में ही जो है देखो ऐसा अगेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा। ये जो है अगेन ये प्रोटीन का बना हुआ प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस चीज का बना हुआ है सर, प्रोटीन का। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है पेप्लोमर्स। क्या बोला जाता है, पेप्लोमर्स। जो न्यूक्लियोकैप्सिड के ऊपर था उसको कैप्सोमर्स, और जो इनवेलप के ऊपर होगा, इनवेलप प्रोटीन भी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेप्लोमर्स। ये पेप्लोमर्स जो होते हैं, जब विरियन प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर, जब इंट्रा सेलुलर जाना होता है, सेल के अंदर पेनिट्रेट होना होता है, तो यही जो है पेप्लोमर्स उनको सेल के अंदर पेनिट्रेट होने में हेल्प करते हैं। अब देखो न्यूक्लियोकैप्सिड और इनवेलप दोनों के बीच में एक ऐसा सराउंडिंग्स आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोला जा रहा है वायरल टेगुमेंट। क्या इसको बोल रहे हैं, वायरल टेगुमेंट। एक्चुअल में वायरल टेगुमेंट जो होता है वो वायरस का मैट्रिक्स मटेरियल होता है। मैट्रिक्स मटेरियल के मतलब इसमें जो है प्रोटीन के इनकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए या आरएनए को बनने में हेल्प करता है। और ये वायरल टेगुमेंट जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड और इनवेलप दोनों के मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है सर, इतनी सी स्ट्रक्चर जो है वो आपको किसी भी वायरस को अगर आप देखोगे तो आपको देखने से पता चलेगा और मिलेगा। और बहुत कुछ इसमें नहीं होता। देखो क्यों नहीं इसको हम लोग यूनिसेलुलर या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले। कहाँ इसमें आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, कहाँ इसमें आपको सेल वॉल दिख रहा है, कहाँ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ इसमें लाइसोसोम है, कहाँ इसमें गोल्गी एपरेटस है कुछ भी सेल का इसमें प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। तो कहा इसको बोलेंगे कि लिविंग सेल है सर, कैसे इसको बोल देंगे कि यूनिसेलुलर सेल है, नहीं है। ये इन्फेक्शियस पार्टिकल है, इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शन इससे होता है। क्लियर है सर, ओके। इसलिए लेक्चर के शुरू में उतना मुझे घुमा के आपको समझाना पड़ा था। अब ये वाला पार्ट जो अभी समझा रहे थे इसी पर आता हूं। आपने मॉर्फोलॉजी में पहला समझ लिया साइज क्या होता है वायरस के, दूसरा समझ लिया स्ट्रक्चर क्या होता है। मॉर्फोलॉजी में एक थर्ड चिड़िया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोला जाता है, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है समझते हो आप लोग। आगे जब एक एक लेक्चर पढ़ाऊंगा ना एक एक वायरस, तो उसमें आपको मिलेगा कि ये जो है हेलिकल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें जो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री प्रेजेंट होता है, इसमें जो है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री प्रेजेंट होता है। इसका मतलब आपको वहां समझ में नहीं आएगा। सिमेट्री क्या होता है, किसी भी वायरस में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल की अरेंजमेंट
जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड। किसी भी वायरस में प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड के अरेंजमेंट के बिहाफ पे वायरस के जो है वो 3 सिमेट्री बनाए गए, यानी जो उसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है उस न्यूक्लिक एसिड का कैसा अरेंजमेंट है। ये भी न्यूक्लिक एसिड ही है, ये भी जो आपको दिख रहा है ना ऐसा स्पाइरल फॉर्म में, ये भी न्यूक्लिक एसिड ही है, ये भी डीएनए आरएनए है, ये भी डीएनए आरएनए, दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। क्यों? क्योंकि दोनों की अलग अलग अरेंजमेंट है। तो वायरस में देखा गया कि अलग अलग न्यूक्लिक एसिड का, इसीलिए मैंने यहां बोला था जरा इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसकी आगे बात करने वाला हूं। क्योंकि वायरस में न्यूक्लिक एसिड, वेरियस टाइप्स के वायरस में न्यूक्लिक एसिड के अरेंजमेंट अलग अलग थे, डिफरेंट वे में थे। तो लगा कि क्या है, डिफरेंट वायरस है? नहीं, इससे क्या हुआ कि इस प्रकार के अरेंजमेंट को नाम दिया गया सिमेट्री। वायरस के जेनोम मटेरियल के अरेंजमेंट के बिहाफ पे वायरस के 3 सिमेट्री होते हैं। कितने सिमेट्री होते हैं सर? 3। फर्स्ट वन सिमेट्री को बोलते हैं आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। सेकेंड वन को बोलते हैं हेलिकल सिमेट्री एंड थर्ड वन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ये 3 प्रकार के सिमेट्री जो है इनकी अरेंजमेंट के बिहाफ पे बताया गया, बनाया गया। अब सबसे फर्स्ट वन क्या है सर? आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल का मतलब क्या है? जब किसी भी वायरस पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करोगे और यदि उसका जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, यदि वो पॉलीगोनल हो, कैसा हो? पॉलीगोनल हो। पॉलीगोनल का मतलब क्या है? कि उसमें मल्टीपल सरफेस हो। किसका? न्यूक्लियोकैप्सिड का। न्यूक्लियोकैप्सिड का मल्टीपल सरफेस हो। पॉलीगोनल जैसा कि किसको बोलते हैं? जैसे डायमंड को आपने देखा है, डायमंड कटा हुआ, इधर भी सरफेस, इधर भी सरफेस, इधर भी कोना, इधर भी सरफेस, कई, वो पॉलीगोनल है, एक कॉर्नर उसमें नहीं है। एटलीस्ट पॉलीगोनल, एटलीस्ट जो है 12 कॉर्नर हो इसमें। क्या? 12 कॉर्नर, 20 फेसेट्स, यानी कि सतह, यानी जिसके न्यूक्लिक एसिड का कटिंग जो हो वो डायमंड के स्ट्रक्चर का हो। इस प्रकार के न्यूक्लियोकैप्सिड जिस वायरस में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। और ये जो है सिमेट्री, जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, ये आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है। क्योंकि आप सामने से देख रहे हो इसलिए आपको 4 दिख रहा है, 3D में देखते तो सारा दिखता आपको। जिस भी वायरस में, शायद आपको आज तक सिमेट्री समझ में आया हो कि नहीं, अभी एकदम बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा। जिस भी वायरस में इस प्रकार के न्यूक्लियोकैप्सिड है उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। और ये आइकोसाहेड्रल सिमेट्री जो है वो आपको किन किन वायरस में पाया जा सकता है? आइकोसाहेड्रल सिमेट्री हर्पीज वायरस में पाया जाता है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री एडिनो वायरस में पाया जाता है, पैपोवा वायरस में पाया जाता है, पार्वो वायरस में पाया जाता है, रियो वायरस में पाया जाता है और पिकोरना वायरस में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ आइकोसाहेड्रल सिमेट्री जो है डीएनए वायरस में पाया जाता है। आरएनए वायरस में 1-2 में है, टैगो वायरस है, रियो वायरस है, पिकोरना वायरस है। क्लियर है? इतनी अब देखिए तुरंत एक चीज तो क्लियर हो गया होगा, अभी तुरंत से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये वाला का मतलब सिमेट्री है। देखो यहाँ पर 3D दिख रहा है आपको, डायमंड जैसा, ये न्यूक्लियोकैप्सिड है। दूसरा क्या है सर? दूसरा पार्ट जो था सर हमारा वो है दैट इज द हेलिकल सिमेट्री। नाम याद रखना, कभी कभी पूछ जाएगा कि आइकोसाहेड्रल सिमेट्री किस वायरस में पाया जाता है। हेलिकल सिमेट्री का मतलब क्या है कि कुछ वायरस में जो न्यूक्लियोकैप्सिड एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड, देखिए कुछ वायरस में न्यूक्लियोकैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड दोनों के दोनों जो होते हैं एक में ही उंडेड होते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड कैप्सिड एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आइदर डीएनए या आरएनए, दोनों के दोनों जो हैं एक में ही उंडेड होते हैं। उंडेड का मतलब क्या हो? लपेटे हुए होते हैं स्पाइरल फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्पाइरल फॉर्म में, जैसा कि ये आपको दिख रहा है। ये जो लंबा लंबा इस प्रकार से दिख रहा है ये पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर ही जो है न्यूक्लियोकैप्सिड भी लपेटे हुए है, कवरिंग जैसा, जैसा पाइप का कवर होता है, जैसा तार देखे हो मोटा तार, उसके ऊपर इंसुलेटिंग कवरिंग रहता है और बीच में जो है वो 2-3 तार रहते हैं, वैसा ही अंदर में जो है न्यूक्लियोकैप्सिड है
न्यूक्लिक एसिड है और ऊपर से जो है वही इंसुलेटिंग कवरिंग न्यूक्लियोकैप्सिड की है। स्पाइरल फॉर्म में यदि इस प्रकार के न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोकैप्सिड की अरेंजमेंट पाई जाती है किसी वायरस में, तो इसको क्या बोला जाएगा, इस अरेंजमेंट को बोला जाएगा हेलिकल सिमेट्री। और हेलिकल सिमेट्री जो है, दिस हेलिकल सिमेट्री मोस्ट ऑफ फाउंड इन द आरएनए वायरस। एक किसमें पाया जाएगा सर, आरएनए वायरस, और एक इसमें था मोस्ट ऑफ डीएनए वायरस, फ्यू ऑफ आरएनए में था, फ्यू ऑफ आरएनए वायरस में था, ठीक है। और जबकि हेलिकल सिमेट्री जो है वो मोस्ट ऑफ जो है आरएनए वायरस में। ऑर्थोमैक्स वायरस में ये हेलिकल सिमेट्री है, पैरामैक्स वायरस में हेलिकल सिमेट्री है, बोनी वायरस में हेलिकल सिमेट्री है, कोरोना वायरस में हेलिकल सिमेट्री है, रैप्डो वायरस में हेलिकल सिमेट्री है, मोस्ट ऑफ आरएनए वायरस में हेलिकल सिमेट्री। अब ये वाला और ये वाला देख के बहुत से दिमाग में क्लियर हुआ होगा सर। अभी आगे तो और वायरोलॉजी पढ़ेंगे, अभी तो और बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है। एक मैंने और आपको यहां पर क्या बताया कि एक और सिमेट्री होता है जो होता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री जिसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में कुछ ऐसे भी वायरस हुए जिनमें देखा गया कि ना तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री ऐसा वाला प्रेजेंट है न्यूक्लियोकैप्सिड, और ना ही ऐसा वाला न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट है हेलिकल, ना ही उस वैसे वायरस में आइकोसाहेड्रल सिमेट्री प्रेजेंट है, ना ही हेलिकल सिमेट्री प्रेजेंट है, बल्कि उनकी जो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, उसका कोई स्ट्रक्चर डेफिनेट पता ही नहीं चल रहा। इस प्रकार की सिमेट्री को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री फाउंड इन द पॉक्स वायरसेस, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। अब ये जो है बहुत सारा वायरस है, इसमें छोटा छोटा वायरस है, ये ऐसा गुच्छा बना हुआ पॉक्स वायरस का, इसकी जो न्यूक्लिक एसिड है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, पता ही नहीं चल पाया। तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होगी इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, एंड इट फाउंड इन द पॉक्स वायरसेस। क्लियर कट हुआ सर कि सिमेट्री क्या होता है? होप सो आपको समझ में आया होगा ये चीज आपको। अब हम लोग आगे और आते हैं जो आज की लास्ट टॉपिक है वायरोलॉजी में, फिर आगे से हम लोग फर्दर एक एक करके वायरस पढ़ेंगे। होप सो आगे नहीं वायरस के बारे में और नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी वायरस नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी पहले इसको समझाते हैं फिर आगे बताएंगे आगे क्या पढ़ना है। अब हम जानते हैं वायरस के बारे में बहुत कुछ जान लिए, वायरस क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, साइज कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, शेप तो वेरीड करेंगे, सबको बताऊंगा तभी, कुछ बुलेट शेप में होता है, कुछ राउंड शेप में होता है, कुछ स्पाइरल शेप में होता है, शेप जब एक पर्टिकुलर पढ़ेंगे तब। सिमेट्री जान लिए क्या होता है। अब जानना है आपको ससेप्टेबिलिटी टू द फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, कि वायरस जो है वो फिजिकल और केमिकल एजेंट से कितना ससेप्टेबल होता है। ससेप्टेबल के मतलब कि सेंसिटिव, या इधर क्या चीजें हम यूज करेंगे, अगर किसी को कहीं हमें पता लग रहा है कि हाँ वायरस प्रेजेंट हो सकता है तो उस पर क्या हम अप्लाई करेंगे कि वायरस उससे मर जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी, यानी कितना सह सकता है उस चीज को। सहने से ज्यादा दे देंगे तो मर जाएगा, फाइनली तो हमें वायरस को मारना ही है, क्योंकि वायरस हमारा ब्रदर थोड़ा ही है जो उसको हम अपने साथ रखेंगे। तो इन ससेप्टेबिलिटी में 5 चीजें हैं, टेम्परेचर, पीएच, लिपिड, सॉल्वेंट्स, डिसइंफेक्टेंट एंड रेडिएशन। सबसे फर्स्ट वन आता है टेम्परेचर। देखिए वायरसेस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ वायरसेस आर जो होते हैं, दोज ऑल आर द हीट लेबाइल, यानी वायरसेस जो होते हैं वो हीट लेबाइल होते हैं। अगर ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो इन्हें मार सकते हो टेम्परेचर देके। 56 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर देते हो तो विद इन द सेकेंड आप मार सकते हो। यदि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो तो विद इन मिनट आप मार सकते हो, और यदि 4 डिग्री सेल्सियस देते हो तो विद इन डेज मार सकते हो आप इनको। दिस इज द ससेप्टेबिलिटी रिगार्डिंग टू द टेम्परेचर। कुछ वायरसेस जो है जैसे कि हेपेटाइटिस बी है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे तक के ससेप्टेबल है। कुछ स्लो ग्रोविंग वायरस हैं जो 121 डिग्री सेल्सियस पे जो है आप ऑटोक्लेव करेंगे 1 घंटे के लिए, तभी वो ससेप्टेबल रहेंगे। ऑलमोस्ट जो है वो आप इस टेम्परेचर पे मार सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मार नहीं ऐसा मेडिकल में बोलना अच्छा नहीं लगता, डिस्ट्रॉइंग। पीएच जो है वो all viruses are labile viable, all viruses are viable within the 6 to 9 pH, 6 to 9 pH में सारे के सारे वायरसेस जो होते हैं विएबल होते हैं। हाई एसिडिटी एंड हाई अल्कलिनिटी,
अगर आप क्रिएट करते हो तो इन दोनों कंडीशन में वायरस जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा आप पीएच जो है 4, 5, 3, 2, 1 कर दो, हाई एसिड कर दो तो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाई अल्कलाइन कर दो, 11, 12, 13, 14 कर दो तो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विएबिलिटी 6 to 9 होती है, इसी पीएच में वो सर्वाइव कर सकता है। लिपिड सॉल्वेंट, जैसे कि वायरस कैन बी डिस्ट्रॉय बाय द लिपिड सॉल्वेंट आल्सो, जैसे कि लिपिड सॉल्वेंट मतलब जो लिपिड को भी सॉल्यूशन कर सकता है, घोल सकता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ईथर, इन सब में जो है आप यदि डिटर्जेंट, ये भी लिपिड सॉल्वेंट होता है। अगर किसी वायरस पे ईथर डालोगे, क्लोरोफॉर्म डालोगे, डिटर्जेंट डालोगे तो इनसे जो है वायरस डिस्ट्रॉय हो सकता है। वायरस कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द लिपिड सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन आता है डिसइंफेक्टेंट। हालांकि डिसइंफेक्टेंट में यदि आप फेनोल यूज करते हैं तो कुछ वायरस जो है रेजिस्ट करते हैं फेनोल को, लेकिन डिसइंफेक्टेंट में जैसे कि आप हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, H2O2, H2O2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर आप H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वायरस कैन बी डिस्ट्रॉय। जैसे कि आप यूज करते हैं आयोडीन, वायरस कैन बी डिस्ट्रॉय। आप जैसे कि यूज करते हो क्लोरीन, वायरस कैन बी डिस्ट्रॉय। तो ये सभी यदि आप यूज करते हो केमिकल एजेंट तो आप वायरस को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक और आप यूज कर सकते हो हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो मैंने बोला है ना, तो आप वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो वायरस कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस डिसइंफेक्टिंग एजेंट। अब नेक्स्ट वन आता है रेडिएशन। क्या वायरस को रेडिएशन से भी मार सकते हैं? तो यस, वायरस कैन बी डिस्ट्रॉय इन द सनलाइट। आप सनलाइट से भी वायरस मर सकता है। सभी नहीं, सभी वायरस के अलग अलग वेबिलिटी होगी। जैसे कोरोना सनलाइट में कहां मर रहा था, सबको तो फैल ही रहा था। कुछ वायरसेस सबकी अलग अलग वेबिलिटी होती है। वायरस कैन बी डिस्ट्रॉय बाय यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन से भी जो है आप वायरस को मार सकते हो। तो वायरस की ये होती है ससेप्टिबिलिटी, पांचों चीजें आप यूज करके वायरस को मार सकते हो और पांचों में अलग अलग एजेंट्स होते हैं। होप सो वायरस की आपको ससेप्टिबिलिटी भी समझ में आई होगी। वायरस कैन बी डिस्ट्रॉय बाय दिस ऑल थिंग्स। अब आज का तो वायरस का टॉपिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है वायरस में, अभी वायरस नहीं स्टार्ट होगा, 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं जो पढ़ाना है। जैसे कि वायरस का कल्टीवेशन कैसे होता है एंड वायरस का रेप्लिकेशन कैसे होता है। अब एक्चुअल में वायरस जैसे हम बैक्टीरिया कल्चर में ग्रो करते हैं, वायरस वैसे ग्रो नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ग्रो हो गया कल्चर में, इनएनिमेट मीडिया में। वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, ये तो इन्फेक्शियस एजेंट है। तो इसको ग्रो करने के लिए कल्टीवेट करना होता है, कल्टीवेशन होता है। वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।